Hey guys, welcome back to my channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vardhan Classes. Today you have seen the topic William Wordsworth. I have also uploaded a video on William Shakespeare in PDF form. But now I am giving the key points of William Shakespeare. I have told you about in my previous video that I will take some key notes of William Shakespeare's poems and some his life. Now I am discussing about William Shakespeare. Be with us, like and subscribe. If you have any kind of suggestions, please WhatsApp me. I have also a page, my Facebook page, Master Cadder English Notes, where you can get all the videos, all the notes on English literature. Let's get started. First of all, William Wordsworth. If we talk about William Wordsworth, his lifespan is 1770 to 8050. Okay, it's his lifespan. Okay, 7th April 1770 to 23rd April 1850, ये इनका lifespan है. If we talk about, he is the representative of which period? Romantic period. He is the representative of romantic period. Okay, of and we can say the age of Wordsworth. The romantic period is also called a romantic period is also called the age of Wordsworth. Okay, the age of Wordsworth. Okay, and if we talk about when the romantic period start from 1798. Okay, when the lyrical ballads is published. We will talk about the lyrical ballads later. First of all, we will discuss about his other works. In 1793, if we talk about, if in 1793, which work published? Descriptive sketches. Okay, descriptive sketches. This is a work which published in 1793. Okay, 1793 ये पब्लिश हुआ था. एंड द इवनिंग वॉक, और कौन सा था? एंड द इवनिंग वॉक. Okay, these are the works which published in 1793. और उसके बाद हम बात करें इनके वर्क की, जो 1798 में आया था. मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, विच वर्क इज lyrical ballads. Which work? Lyrical ballads. Okay, which is published in 1798. It is a collaborated work. Collaborated work. Who collaborate? S.T. Coleridge and who? Wordsworth. They collaborated in lyrical ballads. Okay, lyrical ballads में इन्होंने क्या माना है? lyrical ballads एक collaborated work था. इन्होंने में क्या दिया है? जो S.T. Coleridge है, इनकी 4 poems है और इनकी 19 है. ओके, एंड द स्टार्टिंग पोएम कौन सी है? मैं आपको पोएम का नाम नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ जो स्टार्टिंग पोएम है वो S.T. Coleridge की है. आप इसका नाम ना मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख देना. ओके, एंड द एंडिंग पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की है. ओके, यू कैन राइट. आप इनकी स्टार्टिंग पोएम और एंडिंग पोएम को ना कमेंट सेक्शन में लिख देना भी कौन कौन सी है. ओके,
अगर हम इसकी बात करें, जब विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था तो उस टाइम पे मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ 5 चिल्ड्रन थे टोटल, ये ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स थे। और अगर हम बात करें इनकी लाइफ की, इनकी लाइफ की, तो ये क्या थे, जो 5 चिल्ड्रन थे, मतलब सिबलिंग्स कितने थे, 5 सिबलिंग्स कितने थे, 5। और ये सेकंड नंबर वाले थे, सेकंड नंबर वर्ड्सवर्थ। ओके, ये सेकंड नंबर वाले थे। ओके, और इनका जन्म कब होता है, 7 अप्रैल 1770 में। ओके, इनका बर्थ होता है, आई थिंक यू शो, यस। और कहाँ होता है इनका बर्थ, प्लेस कौन सा है, वो प्लेस कौन सा है, कोकरमाउथ। ओके, कोकरमाउथ कहाँ है ये, इंग्लैंड, कम्बरलैंड में है, इंग्लैंड में। कोकरमाउथ इन कम्बरलैंड, कम्बरलैंड, कोकरमाउथ इन कम्बरलैंड। जब ये नियर अबाउट ये ना 7 ईयर के थे, व्हेन ही वाज 7 ईयर, हिज मदर डाइड। कभी इनकी डेथ हुई थी, जब ये 7 साल के थे, इनकी मदर की डेथ हो गई थी। ये मेन की पॉइंट्स अब निकाल के ला रही हूँ मैं, जो मेन है। और उसके बाद क्या हुआ इनको, और जब ये नियर अबाउट 15 साल से पहले ही हो गई थी, जब 14 ईयर के हुए, तब इनके हिज फादर डाइड। ओके, ऐसे इनका मतलब चल रहा था, मतलब ये जब जैसे जैसे मतलब इतने 15 साल से पहले डेथ हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ था, ये इनको मतलब फैमिली रिलेटिव्स ने ही पाला है, कभी किसी ने, कभी किसी ने, कभी किसी ने, ऐसे करके। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट इनका पॉइंट है, और फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई। इनकी अर्ली एजुकेशन की बात कर ले तो हम, अर्ली एजुकेशन इनकी जो हुई थी, इन्होंने कब स्टार्ट की थी, 1778 से स्टार्टेड की थी इन्होंने, ओके। कहाँ से शुरू की थी, कहाँ से शुरू की थी, ग्रामर स्कूल। ओके, इन्होंने अर्ली एजुकेशन ग्रामर स्कूल से प्राप्त की थी। कहाँ है, एट हॉक्सहेड, यहाँ से स्टार्ट की थी अर्ली एजुकेशन इन्होंने। फिर ये कहाँ गए, उसके बाद ये गए थे सेंट जॉन्स कॉलेज, सेंट जॉन कॉलेज गए, जो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है, कैम्ब्रिज। कौन सी यूनिवर्सिटी की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, वो इनके बाद ये क्या गए थे, कैम्ब्रिज कहाँ कब गए थे, 1798 में। कहा, इसके लिए फॉर हायर स्टडीज। हाँ जी। उसके बाद ये क्या हुआ था, ये देखो टूर पे गए थे, 1790 की बात है, मैंने उसमें भी डिस्कस किया था पहले, जब ये एन हैथवे उनसे मिलते हैं, इनकी जो फियांसी है एन वॉलेट से। ओके, ये 1790 में फ्रांस गए थे। कहाँ गए थे, फ्रांस। ओके, फ्रांस चले गए थे ये, और वहाँ गए थे, फ्रांस गए थे, इटली गए थे, एंड स्विट्ज़रलैंड, ये वहाँ गए थे। ओके, उसके बाद ये कहाँ रिटर्न हो गए थे, 1791 में रिटर्न हो गए थे, क्योंकि वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन था ना जो हो रहा था, आपको मैंने पहले बताया था पहली वीडियो में भी, 1789 में वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, तो उसकी वजह भी हो सकती है। और उसके बाद क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, और वहाँ पे जो उनकी रिपब्लिकेशन थी ना, उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ भी बहुत प्रभावित हुए थे। और एक 1793 में ना एक वॉर की सिचुएशन हो जाती है, वॉर किसमें, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस में। ओके, ये भी है कारण जिसकी वजह से इनको आना पड़ा। ओके, ये रिटर्न आ जाते हैं, और उसके बाद क्या है,
वहाँ उस टाइम पे वो प्रभावित हुए थे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उसके बाद उसमें जब वे फ्रांस में थे, ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस, जब वो फ्रांस में थे तो उनका लव अफेयर हो जाता है। फेल इन लव होम ही लव विद फ्रेंच गर्ल। ओके, फ्रेंच गर्ल थी। वो कौन थी? फ्रेंच गर्ल। कहते हैं ना जो उनकी लूसी पोइम्स हैं, आपने बहुत सुनी है उनकी। तो ये ना उनसे ही या उनकी बेटी को ही दिखा रहे हैं, वैसे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर हाँ भी कहा जाता है भी ये है। देख, एनेटे वॉलन जो लड़की थी ना, फ्रेंच लड़की थी, उसके प्यार में थे और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, कहा जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ था, वो उनसे शादी नहीं हो पाई थी। शी बॉर हिम डॉटर। उसके बाद कहते हैं कि उसके एक क्या हो गया था भी, डॉटर हुई थी उसके एक डॉटर, होम नेम इज़ कैरोलाइन। क्या नाम था उसका? कैरोलाइन। ये नेम जरूर कर लेना, ये ना मुझे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसका जो उनका लव अफेयर है ना, उनका लव अफेयर, हिज लव अफेयर उनका लव अफेयर कहाँ, कौन सी पोइम में दिखाया गया है? रिफ्लेक्टेड कौन सी पोइम में दिखाया गया है? जो इनका लव अफेयर दिखाया गया है वो वेड्रा कॉर एंड जूलिया। ओके, वेड्रा कॉर एंड जूलिया, इसमें दिखाया गया इनका लव अफेयर। ओके, इसमें दिखाया गया, जो कि कब कंपोज हुई थी? 1804 में। ओके, कंपोज मतलब बनाई थी, कंपोज हुई थी। ओके, और पब्लिश कब हुई थी? दोनों ईयर याद करना है। पब्लिश हुई थी 1820 में। ओके, इसमें कब हुई थी? उसके बाद क्या हुआ था, जब ध्यान रखिए एस टी कॉलरिज के साथ इन्होंने लिरिकल बैलेट्स लिखी है। एस टी कॉलरिज के साथ इन्होंने लिखा है ना लिरिकल बैलेट्स। तो एस टी कॉलरिज से मिलते कब हैं? ये 1796 में एस टी कॉलरिज से मिलते हैं। मेट विद एस टी कॉलरिज से मिलते हैं 1796 में। और उसके बाद इनसे मुलाकात होने के बाद एक ऐसी ईरा का निर्माण होता है जिसको रोमांटिक ईरा कहा जाता है। उसके बाद वो क्या हो गए थे, जब वो 1799 तक की बात है। 1799 में क्या हुआ था, वो ही सेटल्ड, कहाँ सेटल हो गए थे? कहाँ सेटल हो गए थे? उसके साथ वहाँ पे टाउनशेड इन ग्रासमेयर, यहाँ पे ये सेट हो जाते हैं। ओके, एक इनकी सिस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा जाता है इनकी सिस्टर, ये इनके साथ ही रही है। ओके, डोरथी, ये इम्पोर्टेंट है, इनकी सिस्टर इनके साथ ही रही है हमेशा। आई थिंक यू हैव सीन, यस, उनकी सिस्टर ना इनके साथ ही रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में इनकी सिस्टर का रोल। ओके, उसके बाद देखो मैं क्रोनोलॉजिकल चल रही हूँ, आप ध्यान से देखो, मैंने हर इंसिडेंट को क्रोनोलॉजिकल ही लिया है। और क्रोनोलॉजिकल करने का फ़ायदा ये है भी, आपको कई बार ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी अगर आप क्रोनोलॉजिकल लेकर चलेंगे। इसके बाद हम क्रोनोलॉजिकल ही चल रहे हैं। उसके बाद देखो हम चल रहे हैं, देखो उनका लव अफेयर चला, बेटी हो गई, कैरोलाइन हो गई, पर नॉट सक्सेसफुल। 1802 में देखो इन्होंने मैरिज की, इनकी मैरी हो गई। ओके, मैरिज हो गई इनकी, किसके साथ मैरी हुई इनकी? मैरी हचिंगसन। एक ध्यान रखना, जो हमारी मैरी हचिंगसन है ना, ये वही है जिन्होंने इनका द प्रिल्यूड को पब्लिकेशन करवाया था, और इनका जो इन्होंने नेम भी रखा था। ओके, प्रिल्यूड का इन्होंने ही रखा था। ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, इन्होंने इसका आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर पब्लिश करवाया था। ओके, अब ये देखो इनकी शादी हो गई मैरी हचिंगसन से, और इन्होंने अपनी सिस्टर के साथ और उसके साथ अपनी वाइफ के साथ इन्होंने रहना शुरू कर दिया। और उनके साथ देखो ये रहे थे, ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, आपको पता है, लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे।
और उसके साथ इनका क्या था, कोलरिज, साउदे, और 3 थे ना लेक पोइट कहा जाता है। एक तो कोलरिज को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, एक साउदे को कहा जाता है, एक वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। ये क्या है, ये सब क्या है, लेक पोइट्स हैं। ओके, इनको लेक में थे। और अगर हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो इनका हाउस है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो होम है इनका, विलियम वर्ड्सवर्थ का हाउस है, उसको देखो जो लेक डिस्ट्रिक्ट में था, जो ग्रासमेयर है, ठीक है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, ये अपनी सिस्टर के साथ रहने लगे थे। ग्रासमेयर, इसको कहा जाता है द डव कॉटेज। क्या कहा जाता है इसको, डव कॉटेज, डव कॉटेज, इसको क्या कहा जाता है, डव कॉटेज। ओके, ये हो गया। ओके, अंडरस्टैंड। और इनके जो मतलब मेन इनकी देखो पोइट्री के बारे में बहुत अच्छी लाइंस उन्होंने लिखी है। ओके, ये बहुत अच्छे पोइट थे, पोइट्स ऑफ ग्रोथ माइंड हो गया, जैसे इनका पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। ओके, और ये इनकी लाइंस हैं। अगर हम बात करें तो अब हम इनका थोड़ा सा पोइटिक कैरियर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहती, पर फिर भी ज़रूरी है। देखो इनका, हम पोइटिक कैरियर को अगर हम डिफाइन करिए तो इनका पोइटिक करियर जो स्टार्ट होता है, देखो अगर हम बात करें 1793 में इन्होंने क्या लिखा था, मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस लिखा था और एन इवनिंग वॉक। ओके, ये लिखा था इन्होंने। और अगर हम इनकी बात करें 1793 में, इनका अर्ली पीरियड और इमेच्योर राइटिंग रही है, जो 1793 से 97 का टाइम है, जो इनका अर्ली पीरियड है, अर्ली पीरियड। वैसे भी इन्होंने 1820 के बाद जो भी वर्क लिखा है ना, ज़्यादा इनको सक्सेसफुल नहीं मिली। इनका जो डिकेड्स है कि 1798 टू 807 तक, तब इनको बहुत प्रसिद्धि मिली है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम लिखे हैं ना इन्होंने, और इसके बाद इनका डेक्लाइन शुरू हो गया था। अगर हम कहें तो कोई भी पोइट आप देख लीजिए, वैसे इन्होंने बाद में देखो वो ले लिया था अपना, जब ये पोइट लॉरिएट बने थे तो उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, भी बहुत ज़्यादा इनको सामना करना पड़ा था। कोई भी पोइट देखो आफ्टर अ डेथ उनकी बहुत ज़्यादा मतलब प्रशंसा हुई है, पर अगर हम जीते जी बात करें इनकी तो बहुत हुई है। बीबी शैले हो गए, किड्स वगैरह, इनके तो बेचारों के किसी ने पूछा भी नहीं। अब इसके बाद हम बात करें 1798 टू 805, ये इम्पोर्टेंट पीरियड है। इस पीरियड में इनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिली, द पीरियड ऑफ ग्लूम। ये वाला पीरियड कौन सा है, ग्लूम का, बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड है। उसके बाद 1806 टू 1814, ये डोमिनिएंट पीरियड है हमारा। डोमिनिएंट पीरियड क्या होता है, देखो हमारा जब हम किसी के अंडर लिख रहे होते हैं, ओके, कोई हमारे प्रेशर है, अगर हम किंगडम के अंडर लिख रहे हैं, ओके, उसके पीरियड है। और द डोमिनिएंट पीरियड और द ग्लोरियस पीरियड, ग्लोरियस है, इसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिखा है, इनका या राज रहा इस पीरियड में भी। ओके, ये भी। उसके बाद देखो जो इनका 1815 टू 18, देखो कितना लॉन्ग पीरियड है इनका, ये जो इनका माना जा रहा है, देखो 1815 टू 50, बहुत लॉन्ग पीरियड है इनका, डेक्लाइन का पीरियड है ये। ओके, ये इनका डेक्लाइन का पीरियड है। अगर हम बात करें कौन सा ऐसा वर्क था जिसके बाद डेक्लाइन इनका स्टार्ट हो गया, आई थिंक द वीडियो इज क्लियर टू यू। यस, अगर हम बात करें तो इनका था एक्सकर्जन। एक्सकर्जन एक ऐसा वर्क है, इसके बाद आफ्टर एक्सकर्जन his poetic genius become to decline। उनका पोइटिक जीनियस क्या हो गया, अब डिक्लाइन हो गया। ये हमने देखो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात की है, प्रिल्यूड वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर फिलहाल मैंने उनका जो भी लाइफ स्पैन है उसके बारे में बात की है, इनकी शादी किसके साथ हो रही है इसके बारे में बात करें। अब इनके कुछ वर्क्स को हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की
बात करेंगे जो इनकी इम्पोर्टेंट पोइम्स है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लूसी पोइम्स। ओके, लूसी पोइम्स विच आर इम्पोर्टेंट। लूसी पोम्स, लूसी पोम्स, इसमें क्या है, ये क्या है, इसके अंदर ना कई पोएम है। लूसी तो आपने पढ़ी भी होगी, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, या लूसी ग्रे पोएम है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हमने पढ़ी भी है, बहुत अच्छी पोएम है, जो तूफान में जाती है अपने फादर पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, ये वाली पोएम थी। इसमें क्या देखो, इसमें है, इसके अंडर है फर्स्ट, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, पैशन have I known. ओके, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये है, देखो ये लूसी पोएम के अंडर आती है। ये कब लिखी गई थी, ये जब जर्मनी में थी। कब लिखी गई थी ये, इसके सब पॉइंट है, ये जब जर्मनी में थे। ओके, जर्मनी में थे ये, तब लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1799 में लिखी गई थी। और ये लिखी गई थी, कंपोज हुई थी, ओके, कंपोज हुई थी। और ये पब्लिश हुई थी ये 1800 में। ओके, और ब्यूटीफुल लिरिक है, कम्युनिकेट द, क्या दिखा रही है, पोइट्स फीलिंग दिखा रही है, पोइट्स फीलिंग्स। ओके, ये दिखा रही है। उसके बाद ये आपने, ये शायद आपने ना सुनी है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। उसके बाद इनकी सेकंड है लूसी पोएम के अंडर, ये सुनिए, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, ये भी कब लिखी गई है, ये लिखी गई है 1799 में। ओके, रिटर्न है। और इसमें ये क्या है, इज़ अ मिस्ट्री। ओके, मिस्ट्री, ये मिस्ट्री है। थर्ड की बात करें, ये भी सुनी हुई है, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, ये पोएम है ना, इसमें यूं, जो लूसी को है, यंग ब्यूटीफुल गर्ल दिखाया गया है। क्या दिखाया गया इसमें, लूसी को, लूसी ए यंग ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें क्या दिखाया गया है, लूसी को दिखाया गया है जो कि पोएट को लव डियर है, जो कि डियर टू पोएट। ये लूसी पोएम्स में ना मोस्टली इन्होंने मतलब अपनी बेटी को दिखाने की कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट फोर्थ पोएम अगर हम बात करें, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। ओके, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, ये देखो, शी 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, ये हुई है, पब्लिश कब हुई है, ये पब्लिश हुई है 1800 में। नेक्स्ट फिफ्थ पोएम है, उसके बाद, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इट इज़ नॉट, इनको ना सीरीज में नहीं लिया गया इंक्लूडेड, बट कंपोज्ड इसी टाइम पे कंपोज्ड हुई है, इनको इस सीरीज में लिया नहीं गया। ओके,